नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 जून 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के, एक इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सेक्स वर्क को लीगल वर्क के तौर पे रिकॉग्नाइज करने की डिमांड से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मीडिया एंड सेडिशन से संबंधित। सेडिशन के इशू को हमने पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया था, तो जो नए और अलग पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, क्रिप्टो करेंसी का सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है बिटकॉइन। बिटकॉइन कब आया था? बिटकॉइन आया था 2008 में। उसके बाद तो अभी तक अनेकों क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं। जब से ये कोविड-19 की महामारी आई है ना, जनवरी 2020, तब से लेके अभी तक यानी 1.5 साल हो गए। लास्ट 1.5 ईयर्स में क्रिप्टो करेंसीज की जो मार्केट है वो 500% बढ़ गई है। बट देखो, इंडियंस का इस क्रिप्टो मार्केट में शेयर बिल्कुल नाम मात्र का है, 0.2%। आखिरकार क्यों इंडियंस क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, इसका रीज़न ये है, 2018 में आरबीआई ने साफ साफ बोला था कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ये लीगल टेंडर नहीं है। जैसे देखो, इंडियन करेंसी जो है रुपी, 100 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, उस पर तो लिखा होता है ना, गवर्नर के साइन होते हैं, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। तो जिसे भी आप वो 100 रुपये का या फिर 500 रुपये का नोट देते हो, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि वो इसे 100 रुपये या फिर 500 रुपये, जितने रुपये का भी नोट है, उतने रुपये का नोट समझकर आपको सामान दे। अगर वो इन करेंसीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है तो फिर उस पर्सन के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट लीगल टेंडर्स। तो हमारे देश में किसी भी पर्सन के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करने के लिए। आरबीआई ने तो ये भी बोला था विभिन्न बैंकों को कि आप क्रिप्टो करेंसीज से दूर रहिए, और ऐसे सिग्नल भी दिए थे कि जल्द ही हम क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर सकते हैं। वैसे देखो, जब 2018 में आरबीआई ने ये सर्कुलर जारी किया था ना, जिसमें उन्होंने विभिन्न बैंकों को बोला था कि आप क्रिप्टो करेंसीज से डील मत कीजिए, तो ये मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को आदेश दिया था कि आप ने ये जो सर्कुलर जारी किया है, विभिन्न बैंकों को रोका है क्रिप्टो करेंसी से डील करने के लिए, ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद सरकार ने कहा, हम एक बिल लेके आएंगे पार्लियामेंट में क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए। उस बिल का नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। इस बिल की सहायता से सरकार अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी बनाएगी और ये जो दूसरी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको बैन करेगी। बजट में ये अनाउंसमेंट हुई थी कि सरकार अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी क्रिएट करेगी। अब आप एक बात बताइए, जब सरकार ने ये अनाउंस कर ही दिया है कि हम इस प्रकार का बिल लेके आएंगे, तो फिर कौन क्रिप्टो करेंसीज में इंडिया से इन्वेस्ट करना चाहेगा? फंस जाएंगे ना वो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करके। अगर ये बिल आ गया, पास हो गया, तो एकदम से इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाएंगी, तो फिर तो वो बेच ही नहीं सकेंगे, फंस जाएंगे। इसीलिए तो कम इंडिया से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में। लेकिन आज के इस आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं कि देखो, क्रिप्टो करेंसीज के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। 2-3 एडवांटेजेस, जो मेन एडवांटेजेस हैं उनकी हम बात करें। सबसे पहले तो देखो, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। क्या मतलब है इस चीज़ का? एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए 10 लोग हैं, एक सेकेंड, A B C D ऐसे करके J तक 10 लोग हैं। अब 10 लोग आपस में कुछ व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं। मतलब एक B के अकाउंट में 100 रुपये ट्रांसफ़र करता है, B C के अकाउंट में 500 रुपये ट्रांसफ़र करता है। इस प्रकार की उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब 2 तरीके हो सकते हैं इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए। एक तो देखो, सिंपल एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए, और जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो इन 10 लोगों के बीच, उस रजिस्टर में ट्रांजैक्शन की एंट्री कर दी जाए। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे C ने J को पैसे दिए या फिर J ने E को पैसे दिए, कोई भी ट्रांजैक्शन हो इन 10 लोगों के बीच, सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है वो एक ही रजिस्टर में रजिस्टर होंगी। ये क्या है? ये है सेंट्रलाइज्ड लेजर।
एक ही रजिस्टर में सब कुछ हो रहा है, मतलब सेंट्रलाइज्ड बही खाता है। अब एक और भी तरीका है इन सभी ट्रांजैक्शंस को नोट करने का। क्या? ए का अपना एक रजिस्टर हो, बी का अलग अपने से बही खाता हो, सी का अपना अलग बही खाता, सभी 10 लोगों का अपना अपना रजिस्टर यानी बही खाता हो, और जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो 10 में से किन्हीं 2 लोगों के बीच वो जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री हो जाए सभी 10 के 10 खातों में जो एक एक पर्सन के पास हैं। तो ये है डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, मतलब सबका अपना अपना बही खाता है और ट्रांजैक्शन किसी के बीच में भी हो, लेकिन हर एक बही खाते में वो जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री होगी। तो मतलब समझ गए आप सेंट्रलाइज्ड बही खाता और डिसेंट्रलाइज्ड बही खाता के बीच में। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हो या फिर निकलवाते हो, आपका बैंक है SBI। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, पहले SBI के पास जाती हैं, SBI उस ट्रांजैक्शन के बारे में RBI को इन्फॉर्म करता है। पूरी की पूरी जो ट्रांजैक्शन है ना वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब आपके पीयर यानी साथी जो अकाउंट होल्डर्स हैं ना उनको कुछ नहीं पता लगता ट्रांजैक्शंस के बारे में। लेकिन यही बदलाव है क्रिप्टो करेंसी में, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का इस्तेमाल होता है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो अपडेट होती है हर एक यूजर के डेटा में। तो इससे देखो करप्शन और फ्रॉड की जो संभावना है वो कम हो जाती है, ट्रांजैक्शंस को जल्दी कैरी आउट किया जा सकता है और ट्रांजैक्शनल कॉस्ट भी कम आती है। जैसे देखो आप कोई चीज़ परचेज करते हो अमेजोन से या फिर सिंपल रिचार्ज करते हो, तो पेमेंट गेटवे के थ्रू आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। जैसे देखो आपने नाम सुना होगा इंस्टामोजो, पे यू मनी, रेजर पे, CC एवेन्यू, इन सब का नाम आपने सुना होगा। ये पेमेंट गेटवे हैं। ये आमतौर पर एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए अपना 2% कमीशन ले लेते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है ना वो बढ़ जाएगी अगर क्रिप्टो करेंसीज की सहायता से ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो राइटर बताते हैं मेनली ये एडवांटेजेस हैं क्रिप्टो करेंसीज के, लेकिन सरकार इन चीज़ों को समझ नहीं रही है। सरकार की एक टेंडेंसी होती है, मतलब राइटर कहते हैं आज़ादी के बाद से ही हमारी सरकारों की ना एक टेंडेंसी ये होती है कि आप जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते ना उसको बैन कर दो। उसी थीम पर काम करते हुए सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का निर्णय लिया है, जो कि गलत है। गलत कैसे है? देखो चाहे सेमीकंडक्टर की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, सभी नई नई टेक्नोलॉजी में ना इंडिया लेट कमर होता है। मतलब टेक्नोलॉजीज जब पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं उसके बाद इंडिया एंट्री करता है। इंडिया समय रहते एक्शन नहीं लेता। तो राइटर का ये कहना है क्रिप्टो करेंसीज की जो मार्केट है ना आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, और अगर आप बैन कर दोगे तो कई सालों के बाद आपको एहसास होगा कि हम तो छूट गए, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी थी वो तो बहुत अच्छी थी। फिर इंडिया रिसर्च स्टार्ट करेगा, तब तक देखो दूसरे देश ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके होंगे। तो जैसी गलती इंडिया ने कंप्यूटर और सेमीकंडक्टर जब आए थे तब की थी, तब इंडिया ने समय रहते रिसर्च नहीं स्टार्ट की थी, वो गलती इंडिया अब ना रिपीट करे। अगर क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में बैन किया जाता है तो इससे काफ़ी नुकसान होंगे। जैसे देखो सबसे बड़ा नुकसान होगा ब्रेन ड्रेन। हमारे देश में बहुत से बिजनेस और बहुत से एक्सपर्ट्स जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं वो इंडिया छोड़ के दूसरे देशों में चले जाएंगे जहां पे क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जाता है बजाय बैन करने के। जैसे देखो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, इस्टोनिया, USA, ये वो देश हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जाता है। तो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स के लिए ये देश ज़्यादा अनुकूल होंगे। हमारे देश से भी ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स चले जाएंगे इन देशों में काम करने के लिए। तो बेस्ट जो माइंड्स हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित वो अगर हमारे देश से चले जाएंगे तो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ जाएंगे। राइटर कहते हैं जबकि देखो ब्लॉकचेन इनोवेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे गवर्नेंस में, डेटा इकोनॉमी में, एनर्जी में, लेकिन ये सब रुक जाएगा अगर पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद राइटर कहते हैं देखो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने अपने एक ड्राफ्ट में कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया था, ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन 2021। तो इस ड्राफ्ट में इनके द्वारा बोला गया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है, काफ़ी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है और इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन देखो क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना तो फिर इस ड्राफ्ट के अगेंस्ट हो जाता है ना। जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो फिर आप क्रिप्टो करेंसीज को बैन क्यों कर रहे हो।
नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से संबंधित है कि इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी से वंचित रह जाएगा अगर क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाता है। नेक्स्ट, अनप्रोडक्टिव एफर्ट। देखो, जब आप कोई चीज़ बैन करते हो ना, जैसे गैम्बलिंग बैन है, तो उसकी एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है, इलीगल मार्केट क्रिएट हो जाती है, तो सरकार को इससे डबल नुकसान होता है। जैसे गैम्बलिंग वैसे बैन है, जैसे बैटिंग है क्रिकेट में, वो बैन है, लेकिन फिर भी लोग बैटिंग करते हैं चोरी छुपे, तो सरकार को इससे रेवेन्यू लॉस भी होता है और इलीगल चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जब जब किस चीज़ को रेगुलेट सरकार नहीं करती ना, तो फिर चोरी छुपे वो चीज़ चलती तो है, सरकार को रेवेन्यू लॉस भी होता है, और उस जब चोरी छिपे कोई चीज़ चलती है तो उसमें गलत काम भी काफ़ी होते हैं, मतलब एक पर्सन दूसरे को एक्सप्लॉइट कर लेता है, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बजाय इसके कि जब आप क्रिप्टो करेंसीज को बैन करोगे तब भी इलीगल मार्केट तो चलती रहेगी, इससे अच्छा आप रेगुलेट कर लो ना पूरी तरह से बैन करने के। इसके बाद लास्ट में वे फॉरवर्ड की बात की जाती है, करना क्या चाहिए सरकार को। राइटर कहते हैं कि रेगुलेशन मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है बजाय बैन के, और रेगुलेशन भी देखो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए कि आपका एक विजन हो और उस विजन पे आप काम कर रहे हो, मतलब रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए जो आप अचीव करना चाहते हो वो हो रेगुलेशन से। नेक्स्ट है नीड फॉर ए क्लैरिटी ऑन क्रिप्टो करेंसी डेफिनेशन। क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन पहले तो क्लैरिफाई होनी चाहिए। जैसे देखो, आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाते हो, आरबीआई की वेबसाइट पे करेंसी क्या है, लीगल टेंडर क्या है, इन सभी वर्ड्स के मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो उसी प्रकार से सबसे पहले तो आप क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन करो और ये बताओ कि कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको डर लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज का मिसयूज हो सकता है, तो आप केवाईसी नॉर्म्स जो हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। केवाईसी नॉर्म मतलब नो योर कस्टमर नॉर्म्स। जैसे बैंक आपसे आधार कार्ड मांगता है, पैन कार्ड मांगता है, कई बार ये किस लिए होते हैं, केवाईसी नॉर्म्स के लिए, कि बैंक अपने कस्टमर को जानता है कि कस्टमर कौन है, कहीं किसी के नाम पर कोई और तो बैंक खाते का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार से केवाईसी नॉर्म्स आप और ज़्यादा मजबूत कर दीजिए क्रिप्टो करेंसीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छे से क्रिप्टो करेंसीज की रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, समय समय पर इंस्पेक्शंस और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को ऑडिट करें। इन्वेस्टर्स को अगर कोई दिक्कत आती है तो उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का प्रोविज़न होना चाहिए। इवन डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए। इन सब से क्या होगा, इन सब से देखो, एक तो कंज्यूमर्स प्रोटेक्ट होंगे और ट्रांसपेरेंसी पे जो कुछ लोग संदेह जाहिर करते हैं उन लोगों के कंसर्न्स भी एड्रेस हो जाएंगे। सबसे लास्ट में ये है, अगर क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जाता है बजाय बैन के, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में ओपन होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब स्टार्टअप्स ओपन होंगे रेवेन्यू जनरेट होगा, जॉब्स जनरेट होंगी और देश की इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जिसमें राइटर वकालत करते हैं क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के रेगुलेट करना ज़्यादा सही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिटीजन से संबंधित एक वर्डिक्ट दिया गया है, उसी इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, सिटीजन से संबंधित आर्टिकल तो हमने पिछले हफ्ते ही डिस्कस किया था, लेकिन नया क्या वर्डिक्ट सामने आया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। विनोद दुआ एक जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज़ किया था, गलत लाइट में प्रेजेंट किया था पिछले साल कि सरकार ने माइग्रेंट वर्कर्स के इशू को ठीक से टैकल नहीं किया। तो इसके बाद हिमाचल प्रदेश में विनोद दुआ के अगेंस्ट एक केस रजिस्टर किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार का आरोप ये था विनोद दुआ ने पब्लिक में पैनिक फैलाने का काम किया, इसके साथ साथ उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया। तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, क्या विनोद दुआ के खिलाफ जो सिटीजन का केस दर्ज हुआ है ये सही है या गलत है। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, विनोद दुआ ने भी एक पिटीशन फाइल कर दी। उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा कि देखो, बहुत बार मीडिया के लोगों के अगेंस्ट सिटीजन का केस दर्ज कर लिया जाता है जबकि वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। तो इस सिटीजन के एक्ट का मिसयूज़ रोकने के लिए कुछ सजेशंस विनोद दुआ ने दिए थे, जैसे वो लोग जो मीडिया में हैं 10 साल से ज़्यादा से, उनके खिलाफ सिटीजन का केस तभी दर्ज हो, एफआईआर तभी दर्ज हो जब एक कमेटी अप्रूवल दे, और उस कमेटी को हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गठित किया जा सकता है।
वो कमेटी लीड की जाए या तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा नॉमिनेटेड किसी दूसरे जज के द्वारा। इस कमेटी में और कौन हो सकता है? लीडर ऑफ अपोजिशन और इसके अलावा होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो ये पिटीशन फाइल की थी विनोद दुआ ने, लेकिन इस पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर देखो इस प्रकार की कमेटी का प्रोविज़न किया जाता है तो ये तो लेजिस्लेचर्स के डोमेन में घुसने वाली बात होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि हर एक जर्नलिस्ट जो है वो केदारनाथ रूलिंग से प्रोटेक्ट होगा। तो ये केदारनाथ रूलिंग क्या है हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आप बताइए क्या है केदारनाथ रूलिंग? इवन प्री में सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ लेती है फेमस जजमेंट्स के बारे में, जैसे केशवानंद भारती जो जजमेंट है वो किस इशू से संबंधित है। तो ये केदारनाथ रूलिंग काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आई है पिछले 1-2 सालों में, तो इसके बारे में यूपीएससी प्री में भी क्वेश्चन पूछ सकती है और मेंस में तो क्वेश्चन बनता ही है। तो केदारनाथ रूलिंग का एसेंस देखो ये है, 1962 में आई थी ये रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जब तक देखो किसी पर्सन की स्टेटमेंट्स ऐसी नहीं है कि वो वायलेंस, उस स्टेटमेंट से वायलेंस भड़कता है, जैसे कोई यूं बोलता है आओ दोस्तों स्टेट के खिलाफ हथियार उठा लो, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? हथियार उठाने की बात बोलना वायलेंस भड़काने वाली बात है। तो जब तक किसी पर्सन के स्टेटमेंट से वायलेंस इंसाइट नहीं होता है तब तक उस पर्सन के खिलाफ सेडिशन का केस दर्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी विभिन्न गवर्नमेंट्स बार बार सेडिशन का जो केस है वो दर्ज करती हैं। कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे बोलती हैं कि पर्सन जो है वो स्टेट के अगेंस्ट डिसलॉयल्टी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। कई बार ये भी बोलती हैं सरकारें कि पर्सन जो है वो पैनिक मचाने का काम कर रहा है, इससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो है वो पैदा हो सकती है पर्सन की स्टेटमेंट से। तो राइटर कहते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं जिसके बिना पर केस दर्ज किया जाता है ये वेग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बोला है जब तक कि स्टेटमेंट्स वायलेंस इंसाइट करने वाली ना हो, वायलेंस भड़काने वाली ना हो, तब तक सेडिशन का केस दर्ज ना किया जाए। और ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है तो ये एक फिर से एग्जाम्पल सेट करेगी कि विभिन्न सरकारें जो हैं सेडिशन का एक्ट का मिसयूज़ ना करें। लेकिन राइटर कहते हैं देखो बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की जजमेंट्स दी जाती हैं, फिर भी सेडिशन का जो एक्ट है उसका मिसयूज़ रुकता नहीं है। इसलिए ये पार्लियामेंट की ड्यूटी बनती है कि लॉ में आवश्यक बदलाव लाए जाएं, लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो देखो अगर लैंग्वेज में वेगनेस है ना तभी विभिन्न सरकारें जो हैं वो मिसयूज़ कर पाती हैं विभिन्न एक्ट्स का। अगर लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है कि कब कब एक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है तब फिर मिसयूज़ की संभावना कम हो जाती है। तो पार्लियामेंट को चाहिए, मतलब वैसे तो सरकार को चाहिए, सरकारी पार्लियामेंट में बिल लेके आती है कि लॉ में आवश्यक बदलाव करने के लिए कदम उठाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सेडिशन एक्ट के मिसयूज से संबंधित। तो आज हमने 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन से संबंधित, दूसरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सेक्स वर्क से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सेडिशन से संबंधित। आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट आर्टिकल सेक्स वर्क को लीगल वर्क मानने की डिमांड से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कोविड-19 की महामारी आने के बाद सरकार के द्वारा काफ़ी सारे रिलीफ प्रोग्राम्स चलाए गए, काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की गई, लेकिन एक वर्ग इन सब की स्कीम से, इन सभी वेलफेयर स्कीम से वंचित रह गया, वो हैं सेक्स वर्कर्स। क्योंकि देखो सेक्स वर्क जो है हमारे देश में लीगल वर्क नहीं है और इसे लेजिटिमेट नहीं माना जाता, इसे इमोरल माना जाता है। तो सरकार सेक्स वर्कर्स तक पहुंचने की कोशिश करती नहीं। सरकार देखो अगर सेक्स वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करेगी तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि सरकार को पता है यहाँ पे ये सब काम चल रहा है, बजाय कार्रवाई करने के सरकार जो है उन्हें राहत पहुँचाई जा रही है, राहत सरकार पहुँचा रही है। तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी ना। इसलिए सेक्स वर्कर्स वंचित रह जाती हैं सरकार के वेलफेयर स्कीम्स के लाभ लेने से। इसके बाद राइटर कहती हैं देखो 1956 में सेक्स वर्क को गवर्न करने के लिए एक कानून आया था, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट। 1956 में ये एक्ट आया था। बाद में इस एक्ट में बदलाव किया गया और नाम भी इस एक्ट का चेंज कर दिया गया। अब नाम है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ये कानून अभी आज के समय में सेक्स वर्क को गवर्न करता है। और कानून की एसेंस देखो ये है, कानून ये मानता है कि कोई भी कोठा मेंटेन करना या फिर सेक्स वर्क
से अपना जीवन चलाना, सेक्स वर्कर के साथ रहना, ये सब इलीगल है। और बेसिक कंसेप्ट क्या है, मतलब किस कंसेप्ट के आधार पर यह कानून बना है? देखो, ये जो कानून बना है ना, इस कंसेप्ट के आधार पर बना है कि कोई भी महिला अपनी मर्जी से सेक्स वर्क नहीं करती है। कोई भी महिला अभी फ़िलहाल सेक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसे धोखे से इस काम में धकेला गया है और वो महिला इनवॉलंटरी यानी जानबूझ के इस काम को नहीं कर रही है, फोर्सफुली उससे ये काम करवाया जा रहा है। तो इस कंसेप्ट के आधार पर ये कानून बनाया गया है। लेकिन राइटर ये कहती हैं, देखो असल में ऐसा है नहीं। हाँ, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको धोखे से ट्रैफिकिंग करके उनकी लाया जाता है और सेक्स वर्क के काम में धकेला जाता है, लेकिन काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो वॉलंटरी यानी अपनी कंसेंट के साथ ये काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि देखो सेक्स सर्विसेज प्रोवाइड करना ये हमारे देश में पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन फिर भी ये इलीगल काम तो होता है ना। अलग अलग शहरों में काफ़ी एरियाज़, कॉलोनीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे इस प्रकार के काम चलते हैं। तो फिर सरकार की आंख के नीचे जब ये सब काम चलते हैं ना, तो उसमें फिर महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन बल्कि ज़्यादा होता है। मान लीजिए कोई सेक्स वर्कर वॉलंटरी ये काम कर रही है, लेकिन अब वो लोग जो ये ब्रोथल्स मेंटेन करते हैं वो सेक्स वर्कर्स को पैसा नहीं देते, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो सरकार के पास भी नहीं जा सकती ना। वो जाके क्या बोलेगी कि मैं ये काम करती हूँ और मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सरकार तो बोलेगी कि भैया ये काम गैरकानूनी है, आप कर क्यों रहे हो, मतलब सरकार तो पकड़ लेगी ना, ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल ऑफेंस है। ये देखो वही बात हो गई जो हमने फर्स्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था कि क्रिप्टो करेंसीज को अगर रेगुलेट किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, इन्वेस्टर्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज तो अगर सरकार बैन करेगी क्रिप्टो करेंसीज को तो ये मार्केट तो चलती रहेगी चोरी छुपे और इन्वेस्टर्स का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा। तो ये इसी से आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर ये बोलते हैं कि देखो सेक्स वर्क को पूरी तरह से बैन करना, इसका मतलब तो ये है स्टेट जो है अडल्ट्स के ऊपर उनकी लाइफ चॉइसेस के ऊपर अपनी चॉइस को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। हर एक इंडिविजुअल को अपनी बॉडी के ऊपर उनका राइट है कि वो अपनी बॉडी को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहता है। और जब ये पूरी तरह से सेक्स सर्विसेज प्रोवाइड करना इलीगल है तो स्टेट ऑफिशियल्स के द्वारा सेक्स वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। इसके बाद राइटर बोलती हैं, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है काफ़ी सारी महिलाएं जिनको रेस्क्यू किया जाता है सेक्स वर्क से, लेकिन वो रिहेबिलिटेशन को छोड़ देती हैं और दोबारा से यही काम करने लगती हैं। इवन जब निर्भया कांड के बाद जस्टिस वर्मा कमीशन गठित किया गया था तो जस्टिस वर्मा कमीशन ने भी ये माना था कि वो महिलाएं जिनकी ट्रैफिकिंग के बाद उनको सेक्स वर्क में धकेला जाता है धोखे से, उनको अलग रखने की आवश्यकता है उन महिलाओं से जो अपनी कंसेंट के साथ सेक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो अंत में कंक्लूजन यही देते हैं राइटर कि देखो सेक्स वर्क को अब एक लीगल वर्क मानना चाहिए और हमें इस काम के साथ मोरालिटी नहीं अटैच करनी चाहिए कि ये काम जो है वो इमोरल है, इलेजिटिमेट है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिग्मा अटैच हो जाता है इस काम के साथ और इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है सेक्स वर्कर्स की लाइफ पर कि वो बाहर नहीं निकल सकती, वो नॉर्मल लाइफ अपनी नहीं जी सकती। तो सेक्स वर्कर्स को भी दूसरे वर्कर्स की तरह राइट्स प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। लेबर राइट्स की हम बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत देखो जुडिशरी ने तो कर दी है। 2011 में एक वर्डिक्ट आया था बुद्धदेव कारमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सेक्स वर्कर्स को भी डिग्निटी के साथ रहने का हक है। अब बारी पार्लियामेंट की है कि पार्लियामेंट भी जो ये कानून है जिसके बारे में हमने शुरुआत में डिस्कस किया, इस कानून में चेंजेस लाए और समय के अनुसार सेक्स वर्क को अब एक लीगल वर्क माने। तो ये इस पूरे आर्टिकल में राइटर अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करती हैं कि सेक्स वर्क को लीगल वर्क मानने की आवश्यकता है। चलते हैं आगे।